हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई जो है और अच्छे से कर रहे होंगे। आपकी एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक आ गई है, तो अपनी तैयारी जो है वो कंटिन्यू अच्छे से करें। आज के इस क्लास में हम लोग पाइथन पढ़ने वाले हैं, लेसन नंबर 5। पाइथन के अंदर हमने 4 लेसन तक कंप्लीट करा दिया है, जिसमें कि हमने जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे के सारे हमने कवर कर दिए हैं। आज के इस क्वेश्चन में हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन। सबसे पहले समझेंगे कि व्हाट इज ए फंक्शन, इसके बाद फिर हम इसके आगे जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम फंक्शन समझते हैं। उससे पहले कि जैसे हमारे रियल लाइफ के अंदर जैसे मैथ हम करते थे, तो x इक्वल टू हमारा दिया होता था 1, और एफ एक्स निकालना होता था। एफ एक्स में कोई भी सवाल दे दिया होता था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब हमें यहाँ पे पता चल जाता था कि एक्स का जो वैल्यू है वो 1 है, और 1 रखने पे हमारा सारा का सारा जो है आंसर आ जाएगा। तो एफ एक्स के जगह पे हमने 1 रखा, और यहाँ पे हम भी 1 स्क्वायर प्लस 1 इस तरह से कर दिया, और फाइनली हमारा आंसर जो है वो 3 आ गया। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे इस फंक्शन से हम लोग इस पे कॉल कर दिए 1 को, और कॉल करने के बाद हमारा एक्चुअली में इस तरह से आउटपुट आ गया। ठीक है। एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि हमारा एक्स की जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है 2, और हमारा क्वेश्चन में क्या है, मैथ में इस तरह से होता था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स निकालो। तो यहाँ पे हम क्या करते थे कि एफ एक्स एक्स के जगह पे 2 रखते थे। ठीक है, आपने डिफरेंशियल वगैरह में पढ़ा होगा। फिर यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो गया, इसके बाद फिर यहाँ पे 2, 2 2 जा 4 +2, और एक्चुअली में हमारा आउटपुट कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है। तो इसी फंक्शन को हम लोग स्टेटमेंट के थ्रू, यानी हम फंक्शन के थ्रू अपने प्रोग्राम के अंदर कॉल करते हैं। ठीक है। हम जो लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, जैसे पाइथन पढ़ रहे हैं या सी प्लस प्लस पढ़ रहे हैं या जावा पढ़ रहे हैं, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, एक्चुअली में हम किस तरह से कॉल कर पाते हैं और किस तरह से हमारा आंसर आ पाता है, ये मैथ को ही उठाकर यहाँ पे फंक्शन को रखा गया है। तो फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ कोड। फंक्शन क्या है, एक ऐसा कोड है जो कि हमें क्या करना होता है कि हमें जो भी एक फंक्शन दिए रहते हैं उस दूसरे फंक्शन को कॉल करना होता है। इसको हम लोग रियूजेबल पीस ऑफ कोड भी बोलते हैं। ठीक है। क्या बोलते हैं? रियूजेबल पीस ऑफ पीसेस ऑफ कोड। तो इसको हम लोग रियूजेबल पीसेस ऑफ कोड या फिर फंक्शन एज ए ब्लॉक ऑफ कोड बोलते हैं। अब ये काम क्या करता है कि जब कभी भी या जो कोई हमारे पास कोई टास्क होता है, कोई स्पेसिफिक टास्क होती है, तो वहाँ पे हम इसे परफॉर्मेंस कराने के लिए फंक्शन का यूज करते हैं। जैसे कि अभी हमने मैथ के अंदर भी देखा कि एक्स इक्वल टू हमारा यहाँ पे 2 दिया था, और यहाँ पे हमने फंक्शन को एक्स के जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जो हमारा वैल्यू दिया था वहाँ पे पुट करने के बाद हमारा आउटपुट जो है आ गया। तो ये हमारा कोई एक टास्क दिया गया है, इस टास्क को करने के लिए, ठीक है, हमने कुछ इस तरह से मेथड लगा दिए। तो सेम फंक्शन के अंदर भी कुछ इसी तरह से होता है। फंक्शन के अंदर हम कुछ हमें स्पेसिफिक टाइप का कोई टास्क मिल जाता है, उसको परफॉर्म करने के लिए हम लोग फंक्शन का यूज करते हैं। एक बार डिफाइन करने के बाद हम इन्हें मतलब जितनी बार यूज करना चाहे कर सकते हैं। मतलब जो हमारा फंक्शन होता है, फंक्शन को हम एक बार डिफाइन कर दिए, तो डिफाइन करने के बाद हम इसको जितनी बार कॉल करना चाहे, जितनी बार यूज करना चाहे अपने प्रोग्राम के अंदर हम कर सकते हैं। ये नहीं होता है जैसे कि हमारे पास क्या होता है ना, अब सिंपल वे में थोड़ा सा समझना कि हमारा कोड जो है वो क्या होता है कि कोई कोई कोड बड़ा हो जाता है, तो उस कोड को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फंक्शन क्या करता है कि हम उसको अलग अलग भाग में, हम कई टुकड़ों में उसको करके कॉल करते हैं, जिससे कि हमारा जो कोड होता है वो छोटा हो जाता है और समझने में भी अच्छा हो जाता है। तो इसकी वजह से हम फंक्शन का यूज करते हैं। तो फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ कोड या फिर यूजेबल पीस ऑफ कोड बोलेंगे। ठीक है। फंक्शन स्टेटमेंट का एक ऐसा समूह होता है जो प्रत्येक प्रोग्राम में एक फंक्शन होता है, जहाँ पर हम फंक्शन को स्टेटमेंट की ज़रूरत होती है, वहाँ पर फंक्शन को कॉल किया जाता है। हम जितनी बार चाहे उसको यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो पाइथन में फंक्शन होते हैं वो प्री डिफाइंड यूजफुल फंक्शन होते हैं, जो पहले से ही डिफाइन होते हैं, जो कि आगे हम पढ़ेंगे। जैसे कि हमारा बुल्ट इन फंक्शन होता है, बी यू आई बुल्ट, BUILT इन फंक्शन। ठीक है। तो ये हमारा जैसे प्री डिफाइंड फंक्शन है, तो इसके अंदर काफ़ी सारे फंक्शन होते हैं। तो फंक्शन एक्चुअली में अगर हमें किसी भी प्रोग्राम के अंदर कॉल कराने हैं तो उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। अब आगे देखना, फंक्शन में थोड़ा सा और हम लोग एडवांस चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कि फीचर पढ़ने वाले हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या फीचर मिलती है। पहला हमारा फीचर ये है कि फंक्शन में जो भी लिखा हुआ कोड हमारा होता है बार बार लिखना नहीं पड़ता है। आप एक बार फंक्शन को डिफाइन कर दिए तो उसको बार बार कॉल कर सकते हो।
इसीलिए हमने बताया ना कि हमारा जो प्रोग्राम हार्ड होता है उस प्रोग्राम को क्या बोलते हैं, मतलब नॉर्मल करने के लिए हमारा फंक्शन का यूज किया गया होता है। नंबर 2 में ये फीचर देता है कि जो बड़े प्रोग्राम होते हैं छोटे छोटे फंक्शन में विभाजित किया जाता है। हमने बताया ही है इसको कि जो बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं उनको छोटे छोटे भाग में करके हमको की अंडरस्टैंडिंग हो पाए इस प्रोग्राम को। वैसे काफ़ी सारे ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिनको हम कर नहीं पाते हैं, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा ये हेल्प करता है। तीसरा है कि जो फंक्शन है हमारा प्रोग्रामर का समय के साथ साथ प्रोग्रामर की जो स्पेस या फिर जो भी मेमोरी होती है वो बचाता है। जैसे कि जब आप प्रोग्राम पढ़ोगे तो प्रोग्राम में एक हमारा चैप्टर आता है कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है कॉम्प्लेक्सिटी, जिसमें कि हमारा दो चीज़ें यहाँ पे मिलती है, एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। प्रोग्राम जब हम करते हैं तो दो चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जब आप फंक्शन पढ़ना स्टार्ट कर देते हो या फंक्शन के बाद जो भी हम चैप्टर पढ़ते हैं उसके बाद हमारा दो चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम कोड करते हैं। एक हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और दूसरा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अब जब प्रोग्राम कर रहे हैं तो उसमें हमारा कम टाइम लगने चाहिए। और दूसरा ये कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में ये होता है कि जो हम कोड कर रहे हैं उसका जो भी साइज है वो साइज से कम होना चाहिए। मतलब जैसे कोड करने का भी कई तरीके होते हैं, जैसे मैथ में आप सवाल करते हो तो सवाल करने का आप दो तीन तरीके ढूंढ लेते हो, उसी तरह से प्रोग्राम के अंदर भी कोड करने का दो तीन तरीका होता है। अब सभी कोड जो है वो करेक्ट नहीं होते हैं। कब तक करेक्ट होते हैं, जब तक कि उसमें टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी नहीं लगी होती है। जैसे ही स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखी जाती है तो वहाँ पे कोड जो है ज़्यादा गलत होने की चांसेस हो जाती है। तो यहाँ पे जो प्रोग्रामर होते हैं वो प्रोग्रामर क्या करते हैं कि अच्छे से उस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं, इसके बाद उसका जो भी उसकी सोल्यूशन होगी वो अपने अनुसार देते हैं। अभी जैसे कि हम लोग भी अभी जावा पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो जावा के अंदर भी हम लोग को भी इस तरह की डिफिकल्टी काफ़ी ज़्यादा फेस किया करना पड़ रहा है, और करना मतलब आगे भी पड़ेगा ऐसा नहीं है, लेकिन अभी जो है वो काफ़ी ज़्यादा करना पड़ रहा है। आगे देख सकते हो कि अगर कोई प्रोग्राम में कहीं पर भी कोई एरर आ जाए तो उसे आसानी से निकाला जा सकता है, क्योंकि पाइथन देखो, पाइथन मतलब बहुत ही कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज बोल सकते हैं, बिकॉज ये छोटा छोटा कोड होता है तो इसमें एरर जो है निकालना बहुत ही आसान है, क्योंकि इंटरप्रेटेड भी है, कंपाइलर तो है नहीं। आगे है कि जहाँ पर ज़रूरत हो वहीं पर फंक्शन को बार बार कॉल किया जा सकता है, मतलब कि जहाँ पे हमें प्रोग्राम के अंदर ज़रूरत है वहाँ पे हम बार बार कॉल कर सकते हैं। तो ये सारी फीचर हमें जो है फंक्शन प्रदान करती है। फंक्शन में जैसे कि जो अलग अलग टाइप के अलग अलग टाइप के जो लैंग्वेज होते हैं या फिर अलग अलग टाइप के स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, जैसे इसको हम बताएं पीएचपी के अंदर भी हम लोग यूज करते हैं फंक्शन को। आपको एग्जाम के अंदर लिखने में हेल्प होगा तो ध्यान में रखना, पीएचपी जो होता है फंक्शन में, फंक्शन का पीएचपी में भी यूज करते हैं। जावा जो हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें भी यूज करते हैं, जावा स्क्रिप्ट में भी करते हैं, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट के साथ साथ सी में भी करते हैं और सी प्लस प्लस में भी करते हैं। तो ये बहुत सारे ऐसी लैंग्वेज है जहाँ पे हम फंक्शन का यूज करते हैं। लेकिन जब कभी भी अगर हमें इन सारे लैंग्वेज के अंदर फंक्शन को यूज करना होता है तो हम फंक्शन ही लिखते हैं, ठीक है, स्मॉल में एफ हो जाएगा, FUNCTION, फंक्शन का ही यूज करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना कि पाइथन जो होता है, पाइथन के अंदर अंदर अगर आपको फंक्शन का यूज करना है तो यहाँ पे फंक्शन नहीं लिखते, यहाँ पे डिफ लिखते हैं, ठीक है, DEF लिखते हैं, तो इस बात को ध्यान में रखना। और कुछ नहीं है, ये DEF जो है ये कीवर्ड है, इसको क्या बोलेंगे, कीवर्ड। ये पाइथन के अंदर एक कीवर्ड है, इसका यूज करके हम फंक्शन के जो बॉडी होते हैं उसके अंदर कॉलन के बाद स्टार्ट करते हैं। अब इसका एग्जाम्पल भी अभी आगे देखोगे, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल भी बता देता हूँ। जैसे कि आपको अगर स्टार्ट करना है फंक्शन को तो सबसे पहले लिखोगे डिफ, इसके बाद यहाँ पे फंक्शन नेम लिखोगे, कोई भी नाम लिख सकते हो, यहाँ पे हम लिख देते हैं फंक्शन नेम। अब ऐसा नहीं कि ये फंक्शन नेम लिख दिया तो फंक्शन और फिर नेम लिखना है, ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे आप नाम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एक यहाँ पे ब्रैकेट लगाओ, इसके बाद इस तरह से, और जो भी आपको यहाँ पे करना है तो डू राइट, हाँ। इसके बाद अगर एक और यहाँ पे दे, जैसे मान लो हमको नाम दूसरा देना है तो यहाँ पे हम डेप्थ लिख दिए, इसके बाद फंक्शन नेम, तो फंक्शन नेम मान लो हम लिख देते हैं, जैसे सम करना है तो SU हम लिख देंगे, फंक्शन लगाएंगे, ये आपका फंक्शन का चिन्ह होता है, याद रख लेना, ये जो होता है ये आपका फंक्शन का चिन्ह होता है, ठीक है।
इसके बाद फिर कुछ इस तरह से करोगे और हमारा पाइथन के अंदर फंक्शन डिफाइन हो जाता है। तो ये सिंटैक्स भी आप लोग याद रख लेना। एक दो चीज़ें और इसमें मैं बता दूं कि जब कभी भी फंक्शन आप स्टार्ट कर रहे हो तो उसके अंदर कुछ चीज़ क्वालिटी होती है जो कि आपको जानने चाहिए। पहला क्वालिटी तो ये होता है कि जब कभी भी फंक्शन को आप डिफाइन कर रहे हो तो फंक्शन का नाम जो है किसी अल्फ़ाबेटिक लेटर या कोई अंडरस्कोर से स्टार्ट होनी चाहिए। मतलब जब कभी भी आप इसको स्टार्ट कर रहे हो तो या तो आप कोई नाम होना चाहिए या फिर अंडरस्कोर ये जो होता है ना, इससे आप अपना नाम स्टार्ट कर सकते हैं। अगर सम लिखना चाहे तो सम लिख सकते हो, लेकिन जब कभी भी स्टार्ट करोगे तो या तो कोई अल्फ़ाबेटिक नंबर ना मतलब नेम हो या फिर कोई अंडरस्कोर इस तरह से हो। जो स्पेशल टाइप का कैरेक्टर होता है उनको हम लोग यूज नहीं करते हैं। जैसे कि स्पेशल टाइप का कैरेक्टर क्या हो गया, ये हो गया हैच हो गया, एडग्रेड हो गया, ठीक है। ये सब अलाउ नहीं करता है। अगर जैसे मान लो फंक्शन डिफाइन करना है तो क्या लिखोगे तुम, डीएफ लिखोगे, इसके बाद फिर कोई मतलब कोई स्ट्रिंग या कोई करेक्टर लोगे तो मान लो करेक्टर में लिखने हैं हमें सम, तो सम लिख दिया। अगर उससे पहले अंडरस्कोर लगाना है तो यहाँ पे अंडरस्कोर लगा दो, अंडरस्कोर हमारा ऐसे होता है तो अंडरस्कोर लगा दो, तो वो चलेगा। लेकिन अगर चाहोगे कि ये नॉट लगाने के लिए या फिर हैश लगाने के लिए या फिर ये एट ग्रेड लगाने के लिए तो ये लगाकर स्टार्ट नहीं कर सकते। तो ये फंक्शन कुछ जो है अलाउ करते हैं, कुछ चीज़ें अलाउ नहीं करते हैं। आप इंटीजर वैल्यू को भी अगर यहाँ पे यूज करना चाहो तो कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि फंक्शन के शुरू में नहीं, फंक्शन के बाद में। अब यहाँ पे कहोगे सर पहले यहाँ पे हमने डीप लिखा इसके बाद फिर यहाँ पे 1 2 इस तरह से नहीं। अगर फंक्शन के बाद में यूज करना चाहो यार तो कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे काफ़ी सारे सम लेने हैं तो यहाँ पे हम लिख दिए सम 1 2, इस तरह से हम बाद में यूज कर सकते हैं, बीच में यूज करते सकते हैं। सम हो गया फिर इसके आगे कुछ भी लिखना है तो लिख सकते हैं। तो ये फंक्शन के अंदर इंटीजर को भी लिख सकते हैं, लेकिन लेकिन यहाँ पे हम शुरू में नहीं लिख सकते। बस ये है, डिफ के बाद हमें जो भी नेम लिखना है उसमें नहीं लिख सकते। ओके, तो आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे फंक्शन क्या होता है। हमने काफ़ी अच्छे से आप लोगों को समझाया। अगर आपने शुरू में अगर पढ़ा होगा ना पहले तो ये समझने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। टाइप ऑफ फंक्शन की बात करें तो यहाँ पे दो टाइप से आपको देखने को मिलता है। पहला तो हमने बता ही दिया कि इनबिल्ट या जिसको हम लोग प्री डिफाइंड फंक्शन बोलते हैं, और एक यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है। दो टाइप से होता है। अब जैसे कि जब हम प्रोग्राम करते हैं ना तो कभी कभी क्या होता है कि यार हमें खुद का कुछ ऐसा फंक्शन क्रिएट करना होता है जिसकी वजह से हम उस कोड को आगे बढ़ा सकें, तो उसे हम लोग जैसे यूजर डिफाइंड फंक्शन बोलते हैं। और प्री डिफाइंड फंक्शन या इनबिल्ट फंक्शन में क्या होता है कि इस फंक्शन में ना ये पहले से ही डिफाइन किए रहते हैं। मतलब कि जब पाइथन बना था तो पाइथन बना था उसी समय ये फंक्शन जो है डिफाइन किए रहते हैं कि इस चीज़ में यही लगाना है, दूसरा नहीं लगाना है। और यूजर डिफाइंड फंक्शन में क्या होता है कि जो यूजर होता है, मतलब जो यूज करने वाला होता है, जो कोड करने वाला होता है, जैसे कि हम हो गए, आप हो गए, आप कोडिंग करोगे आगे, तो आप अगर खुद से चाहो तो अपना जो भी फंक्शन डिफाइन करना चाहो वो खुद से कर सकते हो। तो दो टाइप से हमारे पास फंक्शन होते हैं। याद हो गया? इसका डिफिनेशन भी आई होप कि आप लोग याद रख लिए होंगे, यहाँ पे लिखा भी गया है। ठीक है। काफ़ी सारे लड़के जो है नोट्स मांगते हैं कि मुझे नोट्स चाहिए, तो आप जो है मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है, इस नंबर पे हम मुझे व्हाट्सअप कीजिए। अभी आपको फिफ्थ सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट हैं 70 रुपये में सभी सब्जेक्ट के नोट्स आपको मिल जाएंगे, 70 रुपये में मात्र। ठीक है, तो इस नंबर पे 9935862087 पे व्हाट्सअप करें और हमसे बात करें। बात करने के बाद ही आप लोग ये जो है 70 रुपये दें। आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग लीजिए। इसमें आपको पीएचपी के नोट्स, पाइथन के नोट्स, सीएचएम के नोट्स, आईओटी के नोट्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे। जल्दी इसको 100 रुपये कर दिया जाएगा। आपको अभी लेना है तो जल्दी मैसेज करके ले लो। अब देखो इनबिल्ट फंक्शन में हमने बताया ही आपको कि इसके अंदर पाइथन में अभी तक जो है प्रिंट फंक्शन नामक फंक्शन अनेक बार प्रयोग किया जा चुका है। प्रिंट फंक्शन पाइथन में इनबिल्ट फंक्शन कहलाता है। मतलब कि जैसे कि ये प्रिंट फंक्शन जो है ये पहले से डिफाइंड फंक्शन है। प्री डिफाइन यहाँ पे लिखा है ना, प्री डिफाइन का मतलब होता है कि पहले से डिफाइंड फंक्शन है। ठीक है, और इसमें हम चेंज नहीं कर सकते। बट ये यूजर डिफाइन फंक्शन होता है, इसमें क्या होता है कि यूजर खुद से डिफाइन करता है, इसमें पहले से डिफाइन किया हुआ नहीं होता है। और इसमें भी देखो बताया गया है कि पाइथन में यूजर डिफाइंड फंक्शन दो प्रकार के होते हैं। एक फंक्शन डिफिनीशन मतलब डिफाइन होते हैं और एक फंक्शन
कॉल होते हैं, माने जब हमें कॉल करना होता है तो फंक्शन कॉल का यूज करते हैं। और अगर हमें किसी फंक्शन को कुछ इस तरह से ही काम करने हैं कि उसमें हमारा जो है आउटपुट डायरेक्टली मिल जाए कॉल बिना किए, तो उसके लिए इसका यूज करते हैं। देखो यहाँ पे फंक्शन जो हमारा डिफिनेशंस दिए गए हैं उसके बारे में सबसे पहला बताया गया है कि पाइथन में फंक्शन को अगर क्रिएट करना हो तो शुरुआत में हमें डिफ कीवर्ड का प्रयोग किया जाता है, जो कि हमने बताया ही कि कोई भी अगर हमें फंक्शन करने हैं तो पहले डिफ लिखेंगे, यहाँ पे हमारा फंक्शन का नाम होगा फंक्शन नेम, इसके बाद फिर हमारा फंक्शन लगेगा और इसके बाद यहाँ पे हमारा ये दो बिंदी लगेगी। ठीक है, तो ये हमारा सिंटेक्स भी होता है। इस तरह से हमने बताया भी कि पाइथन के अंदर कुछ इस तरह से फंक्शन को हम डिफाइन भी करते हैं। तो DEF क्या है, तो वो एक कीवर्ड है। ठीक है, अब यहाँ पे सिंटेक्स भी दिया गया है, आपका बहुत ही हेल्प हो रहा होगा यहाँ पे। डिफ फंक्शन नेम, इसके बाद पैरामीटर, जो भी आपको पैरामीटर देने हैं, इसके बाद फिर ये बिंदी लगेगी। ठीक है, और इसके अंदर अपना जो भी स्टेटमेंट लिखना होगा वो आप लिखेंगे। ये आपका फंक्शन बॉडी नेम है। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर एक जैसे पाइथन फंक्शन का हम एग्जांपल थोड़ा सा लें तो कैसे इसको समझ सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे फंक्शन का नाम लिखेंगे, तो लिखेंगे DEF। इसके बाद फिर यहाँ पे हम लिख देते हैं, मैं अपना RK स्टडी लिख देता हूँ जिससे कि आप लोगों को समझ में आ जाए। कुछ भी नाम दे सकते हो, तो RK स्टडी हमने लिख दिया। और इसके बाद फिर हमने यहाँ पे पैरामीटर पास किया। ओके, अब यहाँ पे हमने प्रिंट क्या कराने हैं, अगर हम प्रिंट करा देते हैं, क्या प्रिंट करा देते हैं हम, हाय सर। ओके, वेरी गुड। तो ये हमारा कुछ इस तरह से, ये हमारा कुछ इस तरह से जो है फंक्शन बनाया गया है, कुछ इस तरह से प्रोग्राम भी करते हैं। तो हमारे लिए जो है प्रिंट होके भी आ जाएगा हाय सर, जो भी हम नाम देंगे वो हमारे नाम से आ जाएगा। ये हाय सर आ गया, ये हाय सर हमारा आउटपुट भी आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हमारा सिंटेक्स बनता है, इस तरह से हम प्रोग्राम करते हैं, इस तरह से फंक्शन होता है। ये आप लोग थोड़ा थोड़ा एग्जाम में अपने से लिख लेना। फंक्शन नेम देखो की जो डिफ कीवर्ड के बाद फंक्शन का नाम दिया जाता है, जो चीज़ हमने बताए हैं उसमें वही चीज़ यहाँ पे भी लिखा गया है। ये नोट्स इसलिए ऐसे लिखा गया है बिकॉज आप लोग समझ पाओ, अगर आपको कोई समझाने वाला नहीं है तो आप समझ पाओ। ठीक है, कि ये किस तरह से काम कर रहा है। जैसे यहाँ पे डिफ्स लिखा गया है तो ये हमारा बता रहा है कि ये फंक्शन है हमारा पाइथन के अंदर, और ये हमारा फंक्शन नेम यहाँ पे लिखा गया है। इसके बाद फिर हम यहाँ पे अपना फंक्शन को दिखा के, ठीक है, यहाँ पे सेमी कॉलम मत लगाना यार, ध्यान में रखना ये दोनों बिंदी एक जैसा होना चाहिए। हमारा जो है जावा बैकग्राउंड से हम हैं, इसलिए हमारा जो है बार बार क्या होता है कि हम सेमी कॉलम लगा देते हैं, क्योंकि जावा के अंदर सेमी कॉलम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद वहाँ पे यही देखो यहाँ पे लिखा गया है कि प्रत्येक फंक्शन का नाम उसके बाद स्टेटमेंट से रिलेटेड जो भी होगा उसको हम लिखते हैं। अब उसके अंदर देखो पैरामीटर भी पास होता है। ठीक है, ये देखो पैरामीटर जो हमने यहाँ पे फंक्शन इस तरह से लिख रहे थे तो वो पैरामीटर होता है। ठीक है, पैरामीटर के अंदर यहाँ पे जो भी हम पास करेंगे वो हमारे लिए पास होता है। ये ऑप्शनल है, यहाँ पे लिखा भी गया है ये ऑप्शनल है, इसके अंदर कुछ आप देना चाहो दे सकते हो, नहीं देना चाहो मत दो। पैरामीटर ऑप्शनल होते हैं। पैरामीटर्स जो है वो इस तरह से जो हमारे पैरेंथेसिस होते हैं, ठीक है, उसके अंदर नहीं होते हैं, और फंक्शन के नाम के बाद पैरेंथेसिस जो भी होगा उसको दिया जाता है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे जब कभी भी हम अपना जो फंक्शन है उसको डिफाइन करते हैं तो डिफ, इसके बाद फिर हमारा फंक्शन नेम एंड पैरेंथेसिस दिया जाता है। इसके बाद लास्ट में हमारा सेमी कॉलम लगता है। इसको याद याद रख लेना, मैं बार बार नाम भूल जाता हूँ इसलिए इसको याद रखना है, सेमी कॉलम। ठीक है, सॉरी इसको कॉलन बोलते हैं ना, याद रखना कॉलन बोलते हैं, सेमी कॉलम नहीं बोलते, कॉलन बोलते हैं। ओके, तो कॉलन याद रख लेना कि अब बिकॉज यहाँ पे पाइथन जो है हमारा पाइथन इंटरप्रेटेड होता है तो ये ऑटोमेटिक अपने कोड को इंटरेक्ट कर लेता है, इसके अंदर ज़्यादा चीज़ हमें डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब जैसे कि यहाँ पे आपका जो फंक्शन के अंदर अगर उस आपको कोई डॉक टाइप का स्ट्रिंग लेना है, ठीक है, तो वो भी आपका एक ऑप्शनल होता है। यहाँ पे लिखा गया है कि हमारा फंक्शन डॉक स्ट्रिंग जो है यहाँ पर स्ट्रिंग दिया जाता है, अगर आप देना चाहो डॉक्यूमेंटेशन पे तो, अगर नहीं देना चाहो नहीं दे सकते हो, मतलब जरूरी नहीं है, यहाँ पे ऑप्शनल है। इसी तरह से हमारा फंक्शन बॉडी भी होता है। ठीक है, तो फंक्शन बॉडी ये भी एक ऑप्शनल है। यह फंक्शन की बॉडी होती है जिसमें कुछ
लोकल वेरिएबल और स्टेटमेंट हो सकते हैं। बॉडी में दिए गए जो वेरिएबल है, वेरिएबल को ग्लोबल भी बनाया जा सकता है। अब ये लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझना, इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। अब जैसे बॉडी के अंदर क्या होता है, फंक्शन के बॉडी के अंदर, ये ऑप्शनल है, ठीक है, आपको अगर लिखना है तो ठीक है, नहीं लिखने हैं प्रोग्राम के अंदर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाएगा तो ये आपको बताना पड़ेगा कि पाइथन के अंदर ये ऑप्शनल होता है। आप अगर इसको यूज करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो नहीं भी कर सकते हो, ऐसा कोई इसके अंदर वो जरूरी नहीं होता है, ठीक है। तो फंक्शन के बॉडी के अंदर क्या होता है कि कुछ लोकल वेरिएबल एंड स्टेटमेंट होते हैं, और जो बॉडी में दिए गए वेरिएबल होते हैं वो ग्लोबल वेरिएबल भी बनाया जा सकता है। लोकल वेरिएबल वो होता है जो हम अपने जो भी प्रोग्राम होते हैं उसको फंक्शन के जो है कहाँ पे डिफाइन करते हैं, फंक्शन के हम लोग अंदर डिफाइन करते हैं, वो हमारा क्या होता है, लोकल वेरिएबल होता है। अगर हम फंक्शन के अंदर डिफाइन कर रहे हैं तो हमारा लोकल वेरिएबल होता है। और अगर हम जैसे कि इस लोकल वेरिएबल को या किसी भी पाइथन प्रोग्रामिंग को अंदर या बाहर हम डिफाइन करते हैं तो उसे हम बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल। लोकल का मतलब जैसे कि आप एक ऐसे समझो ना कि आप मान लो कि उत्तर प्रदेश में कहाँ से हो, उत्तर प्रदेश तो पूरा मान लो एक ठे पूरा राज्य हो गया, मैं एक डिस्ट्रिक्ट ले लेता हूँ। आप मान लो लखनऊ के हो, ठीक हो, तो लखनऊ के अंदर हो, तो अंदर हो लखनऊ के, अगर आप अंदर हो तो आप लोकल वेरिएबल हो, क्या हो, लोकल वेरिएबल हो, ठीक है। ये आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाता है क्वेश्चन की लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, तो वहाँ पे मुंह मत बनाना यार। देखो, लोकल वेरिएबल का मतलब होता है जैसे आप लखनऊ के अंदर हो तो आप एक लोकल इंसान हो, यानी लोकल व्यक्तित्व हो। लोकल व्यक्तित्व किसको बोलते हैं, जो कि वहीं का हो। तो आप लखनऊ के हैं तो आप एक लोकल वेरिएबल हो गए। अगर कोई आपका जिले के अंदर यानी कोई बाहर से आता है, यानी कोई व्यक्तित्व आपके गांव में पढ़ने आता है, कोई आपके जिले में पढ़ने आता है, तो ये क्या हो गया, ग्लोबल वेरिएबल हो गया, क्योंकि वो बाहर से आया है, ठीक है। तो लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल में डिफरेंट जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बात करेंगे रिटर्न स्टेटमेंट का। अब जैसे क्या होता है कि काफ़ी सारे हमारे ऐसे कोड्स होते हैं जिसके अंदर हमें कुछ चीज़ें रिटर्न करने होते हैं। अब जैसे कि अगर हम जावा की बात करें तो जावा में क्या होता है कि अगर हमें किसी भी व्यक्तित्व से या जब प्रोग्राम करते हैं तो उससे हमें कुछ रिटर्न करना होता था, रिटर्न करना होता है, तो हम उसके लिए वाइड का यूज करते थे, ठीक है। किसका, वाइड का यूज करते थे। और मतलब वाइड का मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं करना। और अगर हमें कोई भी चीज़ रिटर्न करना है तो उसके लिए हम इंट का यूज करते थे। इंट क्या है, ये हमारा एक डेटा टाइप है जो कि ये बताता है कि हमें क्या रिटर्न करना है। तो हमें जो भी चीज़ें रिटर्न करनी होंगी उसके लिए हम उस तरह से यहाँ पे डेटा टाइप लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ यही इसी टाइप का हम यहाँ पे पाइथन के अंदर भी समझेंगे, ये भी एक ऑप्शनल है। यह रिटर्न स्टेटमेंट होता है जहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट के लिए रिटर्न कीवर्ड का प्रयोग किया जाता है। यानी पाइथन के अंदर जब कभी भी हमें कुछ भी चीज़ रिटर्न करना होता है तो रिटर्न कीवर्ड का यूज करता है। पाइथन ही नहीं, ये सारे प्रोग्रामिंग में, अगर हम जावा में बात करें तो जावा भी हम लोग कोई चीज़ रिटर्न कराना चाहते हैं ना तो रिटर्न ही लिखते हैं, ऐसा नहीं है, स्मॉल में आ रहा होगा, रिटर्न ही लिखते हैं। सी प्लस प्लस में भी लिखते हैं, सभी लैंग्वेज में लिखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि रिटर्न स्टेटमेंट के लिए कुछ और लिखा जाएगा, बट रिटर्न क्या करना है वो बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो जो भी चीज़ें हमें रिटर्न करने होंगे तो हम उसके लिए इंट डेटा टाइप का यूज करेंगे, और अगर रिटर्न नहीं करने हैं तो वाइड रखेंगे। अगर रिटर्न स्टेटमेंट दिया नहीं जाता है तो उसे डिफ़ॉल्ट नेम या रिटर्न होता है। इसमें यहाँ पे लिखा भी गया कि यह स्टेटमेंट से फंक्शन एंड हो जाता है, यानी जो भी हमारा रिटर्न से क्या होता है कि जो भी हमारा प्रोग्राम होता है उस प्रोग्राम को हम जब रिटर्न करा देते हैं तो हमारा फंक्शन या फिर जो भी हमारा जो प्रोग्राम होता है जो एग्जीक्यूट हो रहा होता है, रिटर्न जहाँ पे भी आ जाता है वहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है और वहाँ से हम वापस चले जाते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आपको एक एग्जांपल भी दिया गया है, यहाँ पे डिफ फंक्शन दिया गया है, नाम यहाँ पे कोई भी पैराग्राफ दिया गया है, पैरामीटर दिया गया है, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पे दिस इज जो भी लिखा गया है ये आपका स्टेटमेंट है। फिर प्रिंट कराया गया है फंक्शन डॉक्यूमेंट्स को, और रिटर्न करा दिया गया है जो हमने यहाँ पे पैरामीटर पास किया था। जैसे कि यहाँ पे हमारा प्राम दिया गया है तो यहाँ पे भी प्राम लिखा गया है, ठीक है। तो जो भी हमने यहाँ पे फंक्शन बनाए थे रिटर्न कर दिए हैं हमने वही चीज़, तो हमारा यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट हो गया, ये हमारा रिटर्न स्टेटमेंट हो गया। और
इसी तरह से हमारा जो है कंप्लीट ये कोड जो है वो वहाँ से रिटर्न हो गया। अब यहाँ पे देखो ये जो हैच हैच लगे हैं वो क्या है, ये आप लोग समझ रहे होंगे। तो ये हमारा कमेंट है, आपको बताया है कि ये हमारा कमेंट होता है जो कि हम यूज करते हैं अपने पाइथन के अंदर। हैच का यूज करके हम लोग कमेंट लिखते हैं। अब फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं उसको समझो। फंक्शन के अंदर कॉल भी होता है, तो फंक्शन के अंदर कॉल कैसे होता है। तो फंक्शन के अंदर जब कॉल करते हैं तो फंक्शन के कॉल में सिर्फ फंक्शन का नाम और यदि उसका फंक्शन का पैरामीटर हो तो पैरामीटर की वैल्यू दी जाती है। जब तक कि फंक्शन को कॉल नहीं किया जाता तब तक फंक्शन का कोड जो है एग्जीक्यूट नहीं होता है। मतलब जब आप एक प्रोग्राम कर रहे हो तो प्रोग्राम करते टाइम क्या है कि हमें एक फंक्शन क्रिएट करने होते हैं। तो फंक्शन जब क्रिएट करते हैं तो उसमें हम कुछ पैरामीटर पास करते हैं। अब जब कोई वैल्यू हम देंगे उसके अंदर तो उसको जब तक कॉल नहीं करेंगे तब तक तो वो हमारा कॉल लगेगा नहीं। सपोज दैट कि हमने क्या लिखा x इक्वल टू हमने दिया 5। हमारा सवाल क्या है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। हमें क्या है कि जब तक हम यहाँ पे x इक्वल टू 5 रखेंगे नहीं, ठीक है, ये 5 रखेंगे नहीं तो ये कॉल नहीं करेगा। अगर ये कॉल नहीं करेगा तो हमारा इसका आंसर नहीं आएगा। तो एफ एक्स के जगह पे F5 हमने रखा, इसका मतलब है कि ये कॉल कर दिया। कॉल किया तो ये ऑटोमेटिक प्रोग्राम के अंदर क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5 हो जाएगा और आंसर हमारा कितना आ जाएगा 25 प्लस 5 और डायरेक्टली हमारा यहाँ पे हो जाएगा 30। तो ये कैसे हुआ, ये ऐसे हुआ कि हमारा फंक्शन जो है वो क्या किया, कॉल किया। ये एफ एक्स जो है हमारा एक्स के जगह पे 5 आया, ये कॉल किया और जैसे ही कॉल किया तो यहाँ पे आया। कॉल करने के बाद क्या हुआ कि जो भी हमारे पास नंबर x का वैल्यू था वो वहाँ पे पुट हो गया और ऑटोमेटिक हमारा आउटपुट जो है वो 30 आ गया। तो इस तरह से हमारा कोड के अंदर भी काम करता है। अब यहाँ पे सोर्स कोड है उसको समझो। ये हमारे एक फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। इतना आप सभी लोगों को बताए हैं कि यहाँ पे आप डिफ लिखोगे, इसके बाद फंक्शन का जो भी नाम है दोगे, पैरामीटर पास करना चाहे तो पैरामीटर पास कर सकते हो। यहाँ पे अपना जो भी दिस इज ए कमेंट या जो भी चीज़ें लिखना है तो यहाँ पे लिख सकते हो। इसके बाद फिर एक और यहाँ पे अपना एक प्रिंट फंक्शन दिया गया है, ओके। फिर इसके बाद रिटर्न किया गया है। अब जहाँ पे भी हमें कॉल लगाना है उसके लिए यहाँ पे देखो लिखा गया है प्रिंट कॉल फंक्शन 5, प्रिंट कॉल 2, यहाँ पे प्रिंट फंक्शन 10। यानी जो भी चीज़ें हमें प्रिंट कराने हैं उसके लिए यहाँ पे क्या किया गया है, कॉल किया गया है। और जैसे ही हम कॉल करेंगे हमारे लिए सारे के सारी चीज़ें प्रिंट होना स्टार्ट हो जाएगी। अब इसी तरह से यहाँ पे हमारा पासिंग पैरामीटर दिया गया है किसी फंक्शन में। मतलब पासिंग पैरामीटर क्या होता है पाइथन के अंदर वो समझो। किसी फंक्शन में अगर हमें कोई एग्रीमेंट या कोई भी हमें स्टेटस ऐसे दिया गया है जो कॉल बाय वैल्यू तथा कॉल बाय रिटर्न करनी हो तो उसके लिए हम पैरामीटर्स का यूज करते हैं। पैरामीटर एक्चुअली में जैसे कि मान लो हमारा जो प्रोग्राम है उस प्रोग्राम के अंदर हमें जैसे कॉल करना है तो कॉल करने के लिए विदाउट पैरामीटर के हम कॉल कहाँ पे करेंगे। जैसे कि हमने बताया ना एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। अब एक्स इक्वल टू 5। अब हमारा ये जो है ये फंक्शन दिया ही नहीं रहेगा, ये एक्स दिया ही नहीं रहेगा तो हम किसको कॉल करेंगे, ठीक है। तो कॉल करने के लिए यहाँ से कॉल करने के लिए कुछ तो पैरामीटर देना देना चाहिए ना। तो यहाँ पे पैरामीटर हमारा क्या दिया है, एक्स इक्वल टू 5 दिया है। तो हम जैसे ही यहाँ पे एक्स इक्वल टू 5 रखेंगे हमारा ये काम कर देगा और जैसे ही काम करेगा हमारे लिए आंसर आ जाएगा। तो किस तरह से हम पैरामीटर को पासिंग कर रहे हैं ये आप लोग समझ गए होंगे। और आपके ज़्यादा कुछ नहीं पूछे जाते हैं आपके एग्जाम के अंदर। ये आपका एक स्कोप है कि स्कोप क्या होता है। तो स्कोप एक वेरिएबल के रूप में क्षेत्र के अंदर अवेलेबल होता है जो इसे क्रिएट करता है, स्कोप कहलाता है। अब वेरिएबल क्या होते हैं उसको हमने पिछले क्लास में आई होप कि आप सभी लोग को बताए थे कि वेरिएबल एक नेम होता है, ठीक है। जो जब भी हम कोड करते हैं तो वो हमारा सिर्फ नेम का काम करता है और एक मेमोरी लोकेट करता है जिसमें हम अपनी डेटा को स्टोर कराते हैं। जैसे अगर हमें पाइथन के अंदर कोई वेरिएबल नेम लिखना है या दो 10 ए इक्वल टू 10 और बी इक्वल टू हमें क्या करने हैं 20, ये दोनों को हमें ऐड करके बताने हैं तो हम क्या करेंगे कि देंगे पाइथन के अंदर ए इक्वल टू 10 और बी इक्वल टू 20 और एक और वेरिएबल बनाएंगे और जिसमें हम लिखेंगे सम, ठीक है, और फिर लिखेंगे ए प्लस बी। तो हमारे लिए काम क्या करेगा कि ये जो सम है, सम नाम का जो वेरिएबल है वो ए प्लस बी को क्या करेगा ऐड करेगा और प्रिंट करा देंगे हम क्या सम को। तो जो हमारा सम है वो एक क्या क्या एक वेरिएबल नेम हो गया। ए भी एक नेम है, बी भी एक नेम है, ए भी नेम है,
ठीक है, ये दोनों नेम है। एक सम नाम का एक और वेरिएबल बनाया जिसमें हम a प्लस बी को स्टोर करें और प्रिंट करा दिया अपने सम को। तो सम हमारे लिए जो है वो इन दोनों को जोड़ के फिर आउटपुट प्राप्त करेगा, जो कि 20 और 10 हमारा टोटल मिला के 30 आता है, जो कि हम प्रोग्राम करके भी पहले क्लास में अच्छे से आप लोग को दिखाए हैं। यहाँ पे टाइप ऑफ स्कोप की बात करें तो दो टाइप से आपको पढ़ने हैं, एक लोकल स्कोप पढ़ने हैं, एक आपको ग्लोबल स्कोप पढ़ने होंगे। किसी भी फंक्शन के अंदर, ठीक है, किसी भी फंक्शन के अंदर क्रिएट किया गया वेरिएबल उस फंक्शन के लोकल स्कोप से बिलोंग करता है तथा केवल उस फंक्शन के अंदर ही प्रयुक्त किया जाता है, उसे ही हम लोकल स्कोप कहते हैं। जो अभी लोकल वेरिएबल बात किए या ग्लोबल वेरिएबल की हम बात किए अभी जस्ट, आप लोग को याद होगा तो वही हमारा जो है लोकल स्कोप होता है। स्कोप एक्चुअली में हमारा यहाँ पे वेरिएबल की ही बात की जा रही है, कोई दूसरा चीज बात नहीं किया जा रहा है, तो पाइथन के अंदर लोकल स्कोप नाम दे दिया गया है। अब ये लोकल स्कोप जो है वो किसी फंक्शन के अंदर हम जब कभी भी इसको क्रिएट करना होता है, जब कभी हम प्रोग्राम करते हैं तो जो भी हम कोड लिखते हैं अपना, जो भी वेरिएबल डिफाइन करते हैं वो फंक्शन के अंदर करते हैं, तो हमारा जो है वो क्या होता है, लोकल स्कोप होता है। अगर वो बाहर किया कर दिया जाए तो हमारा ग्लोबल फंक्शन के अंदर आ जाएगा। अब जैसे इसी कोडिंग में थोड़ा सा समझना, हमने क्या किया कि पाइथन का यहाँ पे हमने कोड लिखा, ए इक्वल टू 10 हमने लिखा, बी इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखा 20 लिखा, सम हमने दे दिया ए प्लस बी, और यहाँ पे हमने लास्ट में प्रिंट करा दिया। तो हमारा फंक्शन जो है ऊपर से स्टार्ट हो गया। अब यहाँ से फंक्शन हमारा स्टार्ट हो गया और ये हमारा वेरिएबल नेम है, तो हमारे कोड के ये अंदर वाला पार्ट में आ गया। तो अंदर वाला पार्ट में आ गया, इसका मतलब है कि ये लोकल स्कोप है, और यही हम बाहर करते तो हमारा क्या आ जाता, वो ग्लोबल वेरिएबल आ जाता। एग्जाम्पल में देखो, एग्जाम्पल में देखो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक वेरिएबल एक फंक्शन के अंदर क्रिएट होता है जो उस फंक्शन के अंदर अवेलेबल होता है। हमारा ये डी ई एफ क्या है, फंक्शन है। अब यहाँ पे अपना कोई भी नाम लिखते हैं, माई फंक्शन। ओके, ये ध्यान में रखना, ये कॉलन है, सेमी कॉलम नहीं है, ठीक है। डिफ्थ जो है ये डी ई एफ हमारा, ये यहाँ पे हमारा फंक्शन डिफाइन हो गया। अब इस फंक्शन के अंदर, इस फंक्शन के अंदर जो भी हम वेरिएबल देंगे, जो भी हम वेरिएबल दे रहे हैं, ये हमारा क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। एक्स क्या है हमारा, ये वेरिएबल है। तो अगर हम फंक्शन के अंदर, फंक्शन के क्या कर रहे हैं अंदर, अगर हम डिफाइन कर रहे हैं एक्स को या वेरिएबल को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा हो जाएगा लोकल स्कोप या लोकल वेरिएबल। क्लियर हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे माई फंक्शन और कॉल कर देंगे, माई फंक्शन लिखे हमने और कॉल कर दिया, तो हमारे लिए जो है एक्स इक्वल टू 300 प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पे समझो कि अब आएगा ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल में क्या होगा कि ये जो हमारा फंक्शन है ना, ये डेफ फंक्शन जो बनाया है, इसके अगर हम बाहर बाहर अगर यहाँ पे हम वेरिएबल को अपना डिफाइन करते हैं, यहाँ पे अपना डेटा टाइप को डिफाइन करते हैं, तो क्या होगा कि हमारे लिए वो ऊपर जो है ग्लोबल वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है। यानी अगर हम ऊपर डिफाइन करते हैं, जैसे एक्स इक्वल टू हम 200 डिफाइन कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा, ग्लोबल वेरिएबल हो जाएगा। तो यही दोनों में डिफरेंट होता है। हमने बताया ना, लोकल का मतलब हो गया यार, जैसे कि आप लखनऊ के अंदर हो तो आप लखनऊ के ही हो, तो आप एक लोकल व्यक्तित्व हो, यानी लोकल स्कोप हो गए। अगर कोई बाहर से आके आपके कॉलेज में पढ़ रहा है तो वो ग्लोबल स्कोप हो गया यार, यानी ग्लोबल वो वेरिएबल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपका ग्लोबल स्कोप भी दिया गया है। पाइथन के कोड की मेन बॉडी में क्रिएट किया गया वेरिएबल के ग्लोबल वेरिएबल तथा ग्लोबल स्कोप संबंधित ग्लोबल वेरिएबल की किसी भी स्कोप ग्लोबल और लोकल के अंतर्गत अवेलेबल होते हैं। इसमें दोनों कंडीशन आ जाते हैं, ये भी ध्यान में रखना कि हम जब कभी भी अपना कोड लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे कोड ध्यान में देखना कैसे कोड लिखा गया था और क्या डिफरेंट था। ये देखो हमारा x इक्वल टू क्या दिया है, x इक्वल टू 300 दिया गया है। हमारा फंक्शन जो है नीचे देखो लिखा जा रहा है। अभी आपने शुरू से देखा होगा कि फंक्शन के अंदर ही हम सारा काम कर रहे थे, देखो, लेकिन ये देखो फंक्शन के ऊपर डिफाइन हो रहा है, और यहाँ पे हम प्रिंट करा दे रहे हैं x को, और माई फंक्शन को हम क्या कर दे रहे हैं, कॉल कर दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा प्रिंट हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे कि ये फंक्शन जो है इस फंक्शन से ऊपर लिखा जा रहा है, इसलिए ये ग्लोबल वेरिएबल है, मतलब कि ये लखनऊ का नहीं है, ये लखनऊ से बाहर से आया हुआ है, ओके। और हम क्या करेंगे कि बस इसी को क्या करेंगे कि हम डिफ लिखेंगे, माई अपना फंक्शन लिखेंगे, और फंक्शन लिखने के बाद x इक्वल टू 300 हम नीचे बीच में लिख दिए, मैंने अंदर लिख दिए, इस फंक्शन के अंदर लिख दिए,
तो ये क्या हो गया, ये लोकल हो गया, यानी लखनऊ का है। ओके, हम अपना प्रिंट करा देंगे, क्या एक्स करा देंगे। तो ये दोनों में डिफरेंट होता है, लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल में, या लोकल स्कोप या ग्लोबल स्कोप में। ओके, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं लोकल स्कोप, और इसको क्या बोलते हैं, ग्लोबल स्कोप। ओके, अगर हम बाहर डिफाइन कर रहे हैं अपने वेरिएबल को तो हमारा क्या हो जाएगा, ग्लोबल। अगर अंदर डिफाइन कर रहे हैं फंक्शन के तो वो लोकल स्कोप। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्लास थी, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, और इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी बात जैसे कि सिटीजन्स, आप सभी लोग को पता है कि डेटा टाइप हमने बताए हैं कि डेटा टाइप क्या होते हैं। तो आप लोग को जब कभी भी डेटा टाइप पूछा जाए पाइथन के अंदर तो आप लोग बता देना। वैसे डेटा टाइप यूज नहीं करते पाइथन के अंदर, लेकिन अगर आपको कभी भी पूछा जाए तो आप लोग थर्ड सेमेस्टर में भी पढ़े होंगे, फोर्थ सेमेस्टर में भी पढ़े होंगे, थर्ड सेमेस्टर में डीएसए में पढ़े होंगे, फोर्थ सेमेस्टर में जावा में पढ़े होगे, और फिफ्थ सेमेस्टर में पाइथन में पढ़ रहे हो, पीएचपी में पढ़ रहे होगे। ठीक है, तो हमारा इंट टाइप का डेटा टाइप होता है, फ्लोट टाइप का, ठीक है, स्ट्रिंग टाइप का, और कैरेक्टर टाइप का। ये सारे के सारे हमारे डेटा टाइप होता है। इन टाइप में हम कौन से नंबर आते हैं, 1 2 3 इस तरह के। फ्लोट में हमारे जो डेसिमल पॉइंट वाले नंबर होते हैं। स्ट्रिंग में हमारा कोई वर्ड हो, ठीक है, तो उसके लिए। करेक्टर में हमारा अगर सिंगल कोई करेक्टर है, ABCD, तो उसके लिए हम ये सारे डेटा टाइप का यूज करते हैं। तो फर्स्ट क्लास सिटीजन वही है, फर्स्ट क्लास सिटीजन के भाग। तो यही इम्पोर्टेंट था इस क्लास में। आई होप कि हमने जो है बता दिए आप सभी लोग को, और आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। एक आपका यहाँ पे मैप फंक्शन दिया गया है, काफ़ी सारे फंक्शन होते हैं, लेकिन शुरू में जितना भी चीज़ें हमने बताया ना वो आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पाइथन में मैप फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो कि किसी लिस्ट में डेटा को मैप करता है। इसे फंक्शन में हम एक फंक्शन या लिस्ट को अरेंज के रूप में जो है पास करते हैं। अब ये थोड़ा सा समझ लो कि मैप फंक्शन कैसा होता है। अभी आपको पिछले क्लास में याद होगा कि हमने लिस्ट, टपल एंड क्या क्या पढ़ाया था, सेट पढ़ाया था, डिक्शनरी पढ़ाया था, याद होगा। ये चारों हमने पढ़ाए थे और चारों में हमने डिफरेंट बताए थे। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान में रखना कि हमारा जो लिस्ट होता है, लिस्ट में हमने बताए थे कि स्क्वायर ब्रैकेट लगा होता है, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमारा जो भी डेटा होता है, ठीक है, वो हमारा लिस्ट के फॉर्म में होता है। तो मैप फंक्शन के अंदर भी यही बताया जा रहा है कि पाइथन में मैप फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो कि लिस्ट में से डेटा को मैप किया जाता है। यानी जो हमारा लिस्ट है ना, इसी लिस्ट में से हम डेटा को मैप करते हैं। मैपिंग का मतलब क्या हो गया, उसको जैसे कि हम लोग अपने भाषा में कहते हैं नापना, ठीक है, तो इसके भाषा में हम लोग प्रोग्रामिंग की भाषा में क्या करेंगे, मैप करना। मैप करने का मतलब है कि उस लिस्ट में हम उसको असेंडिंग या फिर उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना, या फिर उसको हम लोग अपने अनुसार आर्गुमेंट करने, या उसको हम आर्गुमेंट फंक्शन में पास करना, कुछ इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। एग्जाम्पल में देखो, एग्जाम्पल में यहाँ लिखा गया कि फाइंड लिस्ट स्क्वायर यूजिंग मैप फंक्शन। स्क्वायर जो हमारा ब्रैकेट्स है उसका यूज करके लिस्ट के अंदर हमें मैप फंक्शन का यहाँ पे पता करना है। तो मैप फंक्शन लगाया गया है विथ लेमडा फंक्शन। इसमें हमारा दिया गया है, ये एक ब्रैकेट लगाया गया है, स्क्वायर ब्रैकेट, इसके अंदर हमारा क्या है, कुछ नंबर दिए हुए हैं। ये नंबर जो है हमारे डेटा है, ठीक है, जो कि लिस्ट के फॉर्म में है। ठीक है, इसमें हमारा कुछ फार्मूला लगे होते हैं, जैसे पे स्क्वायर लिस्ट इक्वल टू लिस्ट, यहाँ पे मैप लेमडा लगाया गया होता है। ये हमारा पाइथन के अंदर यूज किए जाते हैं। तो हमें बस इतना यहाँ पे याद रखना है कि मैप फंक्शन का जब भी हम यूज करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है कि मैप फंक्शन के अंदर जब भी हम कभी यूज करते हैं तो लिस्ट के अंदर यूज करते हैं, लिस्ट के अंदर इसकी डेटा को हम स्टोर करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि जब कभी भी अगर हमें दिए गए प्रोग्राम में अगर मैप फंक्शन का प्रयोग करके हमें कोई लिस्ट स्क्वायर नंबर प्राप्त करना हो तो कुछ इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे अपना लिस्ट लिखेंगे, इसके बाद जो भी नंबर होगा उसका हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे 25 हो गया तो इसका क्या हो जाएगा, 5 का होता है 5 का वर्ग, 49 हो गया तो 7 का वर्ग। इसी तरह से जो जो नंबर दिए गए हैं उसका हम लोग मैपिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे फिल्टर फंक्शन दिया गया है। पाइथन में फिल्टर फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो कि लॉजिक के आधार पर किसी लिस्ट में से डेटा को फिल्टर करके एक्स्ट्रा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब
जैसे कि उसको हम लोग तब, जैसे कोई फिल्टर का मतलब क्या हो गया, फिल्टर जैसे कि पानी हम लोग फिल्टर करते हैं, तो उसी तरह से हमारा एक फिल्टर फंक्शन होता है पाइथन के अंदर। तो हम अपना जो भी लॉजिक होता है उसके आधार पर अपनी जो लिस्ट होती है उसके डेटा को क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं। इस फंक्शन में आपका एक फंक्शन तथा दूसरा लिस्ट में अरेंज के रूप में पास करते हैं। यहाँ पे दिया भी गया होगा, यहाँ पे हमारी डेटा दिया हुआ है, ठीक है, 1 2 3 4 5 ऐसे करके 10 तक डेटा दिया गया है। यहाँ पे वेरिएबल नेम दिया गया है और यहाँ पे हमारा जो भी फार्मूला है उसको लगाया गया है और लास्ट में हमारा वेरिएबल को प्रिंट करा दिया गया है। अब एक लेमडा फंक्शन क्या होता है, इसको हम लोग लास्ट में पढ़ते हैं कि लेमडा फंक्शन क्या होता है, हो सकता है आपके एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाए, ठीक है। तो जब नॉर्मल फंक्शन क्रिएट किया जाता है तब फंक्शन को विशिष्ट नाम दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे हमारा लेमडा फंक्शन का कोई नाम नहीं होता है। नॉर्मल फंक्शन के लिए जो हमने यहाँ पे डिफ कीवर्ड का यूज किया है, उसी तरह से हमारा यहाँ पे लेमडा फंक्शन के लिए लेमडा कीवर्ड का यूज किया जाता है। तो जब कभी भी हमें जिस तरह से नाम ज़रूरत पड़ती है उस तरह से हम लोग अपना अपना काम करते हैं। तो हमें फंक्शन का नाम डिफाइन करना था तो डी ई एफ लिख दिए थे, डी डेफ फंक्शन को बताने के लिए हम यूज करने लगे। उसी तरह से लेमडा फंक्शन का यूज हम लोग लेमडा फंक्शन को बताने के लिए लेमडा का ही यूज करते हैं। अब जैसे साइंस में भी लेमडा जानते होंगे, तो प्रोग्राम में भी इसका नाम लेमडा ही रख दिया गया है। उसका सिंटेक्स कुछ इस तरह से बनता है, तो आप लोग लेमडा आर्गुमेंट 1 आर्गुमेंट 2 इस तरह से ये अंत तक एक्सप्रेशन दिखा सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ था, आई होप कि आप लोग फंक्शन जो है वो अच्छे से समझ गए होंगे। आपका मेन क्वेश्चन था वो था फंक्शन क्या होता है, तो फंक्शन के बारे में हमने काफ़ी सारी चीज़ें बात की, आप लोग को काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आई होगी। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।